अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक एमडी कैट 2025 का पहला लेक्चर। ठीक है, यानी हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक सीरीज को जिसके अंदर हम काफ़ी सारे चैप्टर्स जितने भी हमारे पास इंक्लूड होंगे केमिस्ट्री के वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग रिपीटर्स हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो तो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जो फ्रेशर्स हैं जो अभी एफएससी कर रहे हैं उनको भी साथ साथ ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन सच काइंड ऑफ बैच और कोर्स। ठीक है, तो क्योंकि आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ते जाओगे और क्या होगा, फिर आप हो जाओगे तगड़े। तो आपके पास दो टास्क होंगे, एक तो आपका वही जो एफएससी पढ़ रहे हो, और सेकंड आपका जो एंट्री टेस्ट का सेशन चल रहा है वो भी साथ साथ चलता चला रहेगा। ठीक है जी, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर कर लें और थोड़ा थोड़ा सा पढ़कर ज़्यादा सीख लें, यही हमारे एक्सपीरियंस का होगा आपको फायदा। तो अब है पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका यह रहेगा कि आपने लेक्चर्स लेने हैं और वो लेक्चर्स लेने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर्स जो होंगे वो वहीं पर ही ज़्यादा डीप जाएंगे जहां वो पॉइंट आएगा जो एंट्री टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, आप वहां से जाकर भी इसको दोबारा देख सकते हैं, या जो आपको समझ नहीं आता वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, अब दूसरी बात जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है किसकी? एमसीक्यूज़ की। जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और उन एमसीक्यूज़ को जो एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए अहम रहेगा। वो कैसे करनी है उसके लिए साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा और बताता जाऊँगा अहम किस्म के लिंक्स के बारे में जो मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। यानी पहले आप करोगे चैप्टर को एंड और फिर उसके बाद आप करोगे एक प्रैक्टिस टेस्ट, और वो प्रैक्टिस टेस्ट करने के बाद वहीं पर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। और अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो यकीनन बहुत अच्छी बात है, और अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे तो आपको रिपीट करना होगा उन टॉपिक्स को या उन सेक्शंस को जो आपके वीक हैं, ताकि आप उनको इजीली आगे ले जा सको। ठीक है, तो चलते हैं हमें राइट डायरेक्शन की तरफ, वक्त ज़ाया नहीं करते। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो आपके पास एक फाइल होगी, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। तो देखो इसमें क्या है, ये आप देख सकते हो कि इसमें कुछ लिखा हुआ है केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो अब आप कहोगे सर केमिस्ट्री सेक्शन 2, सेक्शन 1 मतलब बायोलॉजी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, मैं अपने सिर्फ केमिस्ट्री के एतबार से बता रहा हूँ आपको। तो केमिस्ट्री में चलते हैं। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको नजर आ रहा है कुछ है कंटेंट लिस्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहले तो आपको दिया जाएगा इस तरह से चैप्टर्स। ठीक है, मैं फिलहाल थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। एस यहाँ केमिकल बॉन्डिंग तक खत्म होता है, समझ लीजिए फर्स्ट ईयर का सेक्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर नहीं होती, इसमें डायरेक्टली एक ही सेक्शन है सारा कुछ। तो लेकिन हमारी एफएससी के एतबार से यहाँ पे खत्म, यानी पहले जो 10 आपके पास चैप्टर्स हैं वो एफएससी फर्स्ट ईयर के हैं। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में आते हैं तो एस एन पी ब्लॉक से इसकी स्टार्टिंग होगी, यानी कि आप कह लो चैप्टर नंबर कुछ 1 और 2 का सेक्शन शामिल है इसके अंदर। फिर डायरेक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और फिर उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फेनोल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये है जी 19 चैप्टर का एक सेट जो कि हमारे पास है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपने ऐसे नहीं सोचना है कि सारे चैप्टर हमारे पास एफएससी के आ गए हैं। ऐसा मतलब एफएससी का इसका जो नेम है वो तो है, लेकिन उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स का कुछ हिस्सा है, कुछ चैप्टर्स का कुछ हिस्सा है। ठीक है, और सारे चैप्टर जो है ना फुल मौजूद नहीं है। तो ये आपने, यानी ये आपका सेक्शन काम है। अगर आप चाहो तो 2 to 3 मंथ्स के अंदर बहुत इजीली अगर थोड़ा सा ज़रा अपनी एफर्ट डाल लो तो इस पूरे के पूरे सिलेबस को हल कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल करोगे साथ साथ, चलते हैं आज की मरले की तरफ। आज हमने क्या पढ़ना है? तो आज जो हमने पढ़ना है वो कुछ यूं है कि हमारे पास लिखा हुआ है, देखो पहले समझ लो, यानी फर्स्ट आपने पढ़ा है चैप्टर्स के नेम, और आप चैप्टर के नेम पढ़ने के बाद उनकी आ रही है तफसील कि आपने चैप्टर से पढ़ना क्या क्या है, यानी वो क्या हिस्सा है जो आपको कवर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी फंडामेंटल जो पार्ट है कॉन्सेप्ट्स का, उसमें क्या होगा। ये चैप्टर 1 कह लीजिए आप इसको, फर्स्ट ईयर का। देखो इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक आपके पास होगा सब टॉपिक्स। ठीक है, ये दिमाग में रखेगा, सब टॉपिक्स। और सब टॉपिक के बाद नीचे लिखा होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी दिमाग में रखिएगा।
लेकिन जो टॉपिक्स आपको इसी तरह नज़र आने वाले हैं, वो कुछ यहीं से आएँगे। यानी कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, ये आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल्स एंड सो ऑन। ठीक है? ये आपके पास वो टॉपिक्स हैं जो आपको चैप्टर 1 से कवर करने हैं। अब देखो इसमें शुरू का हिस्सा नहीं है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन नहीं है, मॉलिक्यूलर आयन्स वगैरह नहीं है, तो ये डायरेक्टली सब एटॉमिक मास से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास दूसरा जो हिस्सा है, इसको आपने रीड करना है। यानी ये वो हिस्सा है जो ये बताएगा कि जब आपने फर्स्ट टॉपिक्स या जितने भी सेट ऑफ टॉपिक्स हैं वो आपने क्लियर कर लिए हैं, तो क्या आपके पास ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये फुलफिल हुए या नहीं हुए। तो ये है इसका बेसिक फंडा, ठीक है? मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, टॉपिक्स भी हैं और साथ-साथ कुछ हमारे पास समझे टारगेट्स भी हैं, जिनको आपने उन्हीं टॉपिक्स के साथ-साथ अचीव करना है। मैं साथ-साथ आपको बताऊँगा, आज का टॉपिक बहुत ईज़ी सा है और वो है एटॉमिक मास के बारे में। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं और जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक मास। तो अगर हम एटॉमिक मास को देखें, तो इसके साथ-साथ एक और टर्म भी आती है, जैसे दैट इज़ कॉल्ड मास नंबर और तीसरी टर्म भी हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 2 टर्म्स के बारे में। इसमें लिखा हुआ है मास और मास। ये दोनों क्या होती है, सम टाइम कन्फ्यूजिंग होती हैं, लेकिन अक्सर औक़ात आप इनको सेम कंसीडर करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है कार्बन। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास है, वो आप कहते हो जी 12 है और आप कहते हो उसका मास नंबर भी 12 है। अब चूँकि इन दोनों का जवाब सेम आ रहा है, इसलिए आप इन दोनों को कन्फ्यूज़ करते हो। इनमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है, बस वो थोड़ा-सा बताना है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक मास के बारे में जानो, ठीक है? लेकिन इससे पहले आप मास नंबर के बारे में जानो, क्योंकि फिर इस तरह से आपको इन दोनों टर्म्स का ज़िक्र आसानी से समझ में आएगा। देखो, अगर मास नंबर का ज़िक्र करते हो, तो आप कहते हो किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद अगर आप निकाल लो, तो आपको मास नंबर मिल जाता है। ठीक है ना? इसको आप ऐसे ए से शो कर लेते हो। तो सपोज़ कीजिए कार्बन के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। दैट्स व्हाई द आंसर इज़ 12। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, ये मैं बाद में ज़िक्र करूँगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक है आज का, इसलिए हम पे इस पर फ़ोकस ज़रा एहतियात से करेंगे। अब आता है एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर है उसको आप ज़ी से भी शो करते हो, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटॉन की तादाद होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? नंबर और ये भी नंबर। तो यहाँ पर नंबर सेम है और ऊपर वाली 2 एग्ज़ाम्पल में मास सेम है। तो नंबर की वजह से आप सोचेंगे ये दोनों नंबर्स हैं। यानी आप कहो कि जो चूँकि नंबर्स हैं ना, तो ये आपको होल नंबर में मिलेंगे। ये दिमाग में रखना। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये प्रोटॉन की तादाद है और न्यूट्रॉन की तादाद है, तो प्रोटॉन तो कभी आधे नहीं हो सकते, कभी मतलब पॉइंट्स में नहीं आ सकता उसका आंसर, या तो प्रोटॉन 1 होगा या 2 होंगे, इस तरह न्यूट्रॉन भी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चूँकि पूरे-पूरे होते हैं, इसलिए जवाब क्या आ रहा है? होल नंबर में। इसी तरह से जो ज़ी है, वो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वो भी होल नंबर में आ रहा है। तो नंबर्स को आपने अलग रखना है। अब ज़िक्र करते हैं मैसेज का। तो ये भी आपके पास एक मैस है और ये भी आपके पास एक मैस है। अब चूँकि ये वाला मैथ्स तो होल नंबर में ही होगा, जैसे अभी समझा दिया गया है। लेकिन ये मैथ्स जो है, ये पॉइंट में आ सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है? यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये फ्रैक्शनल क्यों हो सकता है? और इसी के बारे में सारी बहस अभी करते हैं। फ्रैक्शनल क्यों हो सकता है या कैसे आता है? इसके बारे में जो ज़िक्र है वो यूँ है कि अब वापस चलते हैं अपनी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पर। डेफिनेशन कहती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन टेकन एज 12। तो ये वही पुरानी तारीफ है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। करना ये है कि आपके पास एक मास है, ठीक है? चाहे आप थोड़ा सा इसको बड़े पैमाने पे ले लो कि आपके पास एक एटम है और उस एटम में मैटर की मिकदार है, वो मास है। आपने इसको तोलना होता है। आमतौर पर आप मैस को किलोग्राम या ग्राम में तोल लेते हो, ठीक है ना? तो आप इसे तोल लेंगे अब और ये तराजू से तोल लेंगे या किसी भी मतलब रिलेटिव मेथड से तोल लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ जी, मैथ्स होता है। लेकिन ये मैथ्स ज़रूरी तो नहीं कि क्या हो, होल नंबर में, क्योंकि ये भी फ्रैक्शनल हो सकता है। देखो, सपोज़ कीजिए करो कि अब की बार हम यूँ कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 किस्म का एक तराजू ले लेते हैं। चलो, ये तराजू आ गया।
इस तराजू को हम, देखिए 2 पलड़े आ गए, ठीक है? और यहाँ पर एक एटम रखते हैं। अब एटम चूँकि इंतहाई क्या होता है? स्मॉल होता है। तो स्मॉल एटम, उसके लिए कोई दूसरी तरफ हमारे पास रखने को कुछ नहीं है, क्योंकि स्मॉल नहीं बल्कि आपको स्मॉलेस्ट होता है। तो जो हमें आँख से नज़र भी नहीं आता, तो उसको हम कैसे तोलेंगे? सवाल ये आता है। तो सवाल का जवाब आपको निकालना ये पड़ेगा कि भई इसका रेलेवेंट मास लेकर आओ। यानी अगर आप सपोज़ कीजिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एटम को रख रहे हो, नाइट्रोजन को रख रहे हो, ऑक्सीजन को रख रहे हो, तो दूसरी तरफ आप एक स्टैंडर्ड मास रख लो, ठीक है ना? अब स्टैंडर्ड मास क्या होता है? ये वो होता है जो आपको ऑलरेडी नोन होगा, या जिसके ऊपर आप क्या करोगे? रिलेटिवनेस लेकर आओगे। जैसे कि हमारे इस मामले में वो कार्बन। अब कार्बन के आइसोटोप होते हैं, उनमें से एक कार्बन चुना है हमने जिसका नाम है कार्बन 12, ठीक है? तो आपने कार्बन 12 को एक साइड पे रखना है और दूसरी तरफ दूसरे एटम्स को रखते जाना है, और जो आपको मास मिलता जाए वो आपने लिखना है। ये इतना आसान नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सिखाने के लिए बनाकर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव। तो रिलेटिव मास एक एटम का किसी दूसरे एटम से नाप कर निकालते हो, या मवाजना करके निकालते हो। इसके लिए आप मवाजना करते कैसे हो? इसके लिए आपको सिखाया गया है कि आपके पास एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से पहले हम क्या करते हैं? कार्बन को फेंकते हैं। ये कार्बन जाकर एक जगह पर गिर जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया है, जगह का नाम 12। इससे पिछले वाले हिस्सों के 12 हिस्से बना लिए, और जितने हिस्से स्पेसिंग के साथ आ रहे हैं, उसी स्पेसिंग के साथ आगे भी गिनती कर ली है। जितनी भी आप कर लो, जैसे कि आप कर लो 300 तक, 400 तक। अब क्या करना है? अब आपने करना ये है कि एक और एटम यहाँ से डालना है, चाहे वो इससे थोड़ा-सा बड़ा हो, जो इससे बड़ा होगा यानी कार्बन से बड़ा, कोई कार्बन से छोटा। जो कार्बन से बड़ा होगा वो जाते-जाते दूर जाकर गिरेगा, और उसका मास ज़्यादा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैग्नीशियम है तो 24 हो जाएगा, और जो इससे छोटा है तो वो जाकर पहले गिरेगा, और इस तरह से जैसे इसका मास हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा। इस तरह जो जहाँ पर गिरेगा, क्योंकि हर जगह पर एक ग्रेड है और ग्रेड 1 से चल रहा है, फॉर एग्जांपल 300 तक, तो जो-जो एलिमेंट के एटम जहाँ-जहाँ गिरेंगे वो मास फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपको मैंने क्या बताया? ये मैंने आपको बताया रिलेटिवनेस को किस तरीके से मालूम करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर बहुत डीप नहीं था, बट आपको अब यहाँ समझ में आया फर्स्ट जगह पर कि रिलेटिवनेस क्या होती है। और दूसरा, तराजू तो ऐसे नहीं बना सकते जैसे कि हमने यहाँ बनाकर दिखाया, तो फिर हम ऐसा तराजू बनाते हैं जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, और उसका थोड़ा-सा जो एक सेंस थी वो मैंने आपको दी कि कैसे वो काम करेगा। ठीक है? तो अब आपको क्या समझ में आ गया? रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, अब हम एक हिस्से को ज़ूम करते हैं, यानी इस हिस्से को हम ज़ूम करते हैं, और ज़ूम करने के बाद देखते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं 12 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है? अगर कार्बन गिर रहा है इस पोज़ीशन पर, तो वो मास रखता है 12। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, हर एक एटम का मास किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, ठीक है? कि यानी मासेस मतलब मैंने ऐसे दे दिए हैं, वैसे तो 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 9 होता है, मतलब डिफरेंट मासेस होते हैं। अब उन मैसेज में से अगर आप इस तरह का यानी एक सेंस लो, और यहाँ पर आप कार्बन 12 का मास रखो, तो दूसरी तरफ या तो आप 12 तोड़ सकते हो, या फिर आप इसका मल्टीपल तोड़ सकते हो। यानी कि यहाँ 2 एटम रखकर, ठीक है? फिर 12 प्लस प्लस 12 प्लस 12 24, ठीक है? या फिर आप मज़ीद 12, तो इसका मतलब है कि आप 12 के मल्टीपल तोड़ सकते हो। लेकिन इस वाली सेंस में आप 1 को भी तोड़ सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी एंड सो ऑन। तो एक जो पार्ट है, अब एक पार्ट और है, इसको भी हम ज़ूम करते हैं, ज़ूम करते हैं। देखो इसको ज़ूम करते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा-सा दूर कर दिया। इसका नाम 1 है और इसका नाम 2 है। तो ये जो पहला पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड 1/12, क्योंकि ये कहाँ से हासिल किया? ये 12वां हिस्सा है किसका? कार्बन 12 का। यानी कार्बन जो गिराया है जिसका मास 12 था, उसका ये पहला हिस्सा है, और इसको हम 1/12 पार्ट कह सकते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होता है। और इस तरह से 2 से लेकर 3 तक जो होगा वो भी 1/12 पार्ट होगा। इस तरह हम यहाँ से काउंट करते जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो टोटल 12 हिस्से मुकम्मल हो चुके होंगे, और ये 12 तक पहुँचेगा। तो अब आपको एक और बात समझ में आई
कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी इस जगह का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, दो लाइंस के दरमियान एक डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 का मतलब होता है कि वो कार्बन जिस जो आइसोटोप जिसका कार्बन का मास 12 हो। इस तरह कार्बन 14, कार्बन 13, ठीक है। तो बहरहाल हम कार्बन 12 से सारा मामला हल कर रहे हैं। लो भाई, यहां तक चलते हुए क्या बात पता चली? आपको ये पता चला कि कार्बन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड कार्बन का मास क्या है, 12। लेकिन 12 का रिलेटिव जब भी लेंगे तो वो तो उसका 12 का मल्टीपल आना था। लेकिन हमने 12 का 1/12 पार्ट भी निकाला, जो कि इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है। इस तरह से हम हर मैस को मालूम करने में कामयाब हुए और हमने रिलेटिव मैसेज निकाल लिए। ठीक है जी, यहां तक मामला क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अच्छा, अब यहां पर आती है बात, क्या हम इसको जो जैसे कि मिलीमीटर सेंटीमीटर कोई फासला तो रखते हैं ना, तो इसका नाम क्या रखेंगे? तो हम इस एक हिस्से का नाम रखेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि ये यूनिट है। तो इस तरह से हम जब एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं, तो हम यूनिट लेते हैं AMU। ठीक है, हाँ जी। तो यहां तक कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझसे पूछो कि सर कमेंट बॉक्स में लिखो सर ये बात फॉलो नहीं हो रही है, ताकि फिर मैं उसको दोबारा से अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है नी, चलते हैं अब थोड़ा सा आगे, अपनी बुक खोलें और वहां पे अब बुक में भी द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो मैंने आपको यहां तक समझाया एटॉमिक मास यूनिट, और सवाल ये है कि ये एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU कह रहे हैं, ये होता क्या है? तो आपने कहना है इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, द कार्बन कौन सा? कार्बन 12 वाला। अब यहां बुक लिखती है ऑन कार्बन 12 स्केल। हो गई सर, स्केल की समझ में आई, अब आ गई। अब स्केल क्या है? स्केल वही है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि जब हम पढ़ रहे थे क्या भला, मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये स्केल बना लिया हमने। अब इस स्केल के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 612, यानी कार्बन 612 का नंबर 6 एटॉमिक नंबर है उसका, और 12 इसका एटॉमिक मास है या मास नंबर है। ठीक है, एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.8। अब ये एग्जांपल्स हैं, कुछ आप याद करते जाओ। जैसे मिसाल के तौर पर नीचे टेबल में देखो, तो टेबल में भी आपको कुछ नजर आ रहा है कुछ ऐसे कि देखो यहां आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 1.08। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन के लिए 35.4 या 5 एग्जैक्टली कर सकते हैं, 35.45 की बजाय राउंड अप करके 5.5 अक्षरों का आगे देखते हो आप। इस तरह ऑक्सीजन का 16 या एग्जैक्टली 15.99, और कॉपर का, यूरेनियम का, नियॉन का वगैरह वगैरह। तो आप ये देख रहे हो कि जो सारी टर्म्स आपको दिखाई गई हैं, ये सारी की सारी टर्म्स ये एक चीज और भी दिखा रही है। तो सर वो क्या दिखा रही है? देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें पॉइंट 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 आ रहा है, ये कोई भी होल नंबर में नहीं है। तो अगर हम अपनी पुरानी बात की तरफ देखें, और मैंने आपसे कहा था कि होल नंबर में कौन होगा, होल नंबर में वो होगा जो कि नंबर के हिसाब से मास नंबर और एटॉमिक नंबर, जबकि हम तो फ्रैक्शन में कुछ निकाले बैठे हैं। तो फ्रैक्शन, यही आपके पास आंसर भी है कि ये फ्रैक्शनल होता है एटॉमिक मास। क्यों? जवाब वही है क्योंकि ये रिलेटिव होता है। ठीक है, फिर चलते हैं वापस अपनी बुक की तरफ, और आखिर में लिखता है these elements have atomic masses and fractions and will be explained in the following article। ठीक है, तो फ्रैक्शनल क्यों हो सकता है इसके बारे में मजीद वजाहत भी है जो आइसोटोप से आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आइसोटोप हमारा टॉपिक नहीं है। अब यहां पर हम चंद एक एग्जाम्पल की तरफ भी जाते हैं और देखते हैं क्या हम इस तरह से निकाल पाते हैं। देखो आइसोटोप तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर लूं कि एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, या चलो हम और बात करते हैं सांसी हाइड्रोजन, और उसके अंदर कुछ एटम का मास है 1, किसी का 2 और किसी का 3। इसी तरह से हम उसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम बोलते हैं। तो अगर एक ही एटम के, या कह लो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के मासेस डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ उनमें से कम और कुछ उनमें से ज्यादा पाए जाएंगे। मतलब प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम में से जो प्रोटियम है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस पाए जाने को कहते हैं अबंडेंस। ठीक है, इसमें दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, यानी कि एक हो रहा है कि आइसोटोप क्या है, द डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, या यूं कह सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट। क्यों कहा मैंने? क्योंकि उनके मास डिफरेंट थे। तो आप अगर थोड़ा सा
ज़्यादा बड़ा काम के लेके चलते हो तो कहो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट masses, तो वो डिफरेंट होंगे। फिर नंबर 1, नंबर 2, उनके अंदर उनकी परसेंटेजेस जो उनके पाए जाना है हमारे कायनात में वो डिफरेंट होगा, जिनको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस और नंबर ऑफ आइसोटोप इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब यहाँ पर आओ, ये आपके पास क्या लिखा है? ये आपको लिखा हुआ है कुछ कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन के एतबार से देखो तो हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, एक और ये दूसरा। एक क्लोरीन का जो आइसोटोप है उसका मास है 35 और दूसरे का है जी 37। मैसेज डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर 17 सेम है। और अब दूसरी तरफ मैंने बात की कि रिलेटिव अबंडेंस। अब एक जो है जो 35 मैसेज से क्लोरीन 35 बोलते हैं, वो ज्यादा पाया जाता है 75% हमारी कायनात में। या कह लो, एक और बात समझ लो, ये मैंने अपने टॉपिक में सिखाया भी है। अगर आप चैप्टर 1 पे जाओगे, क्लास 11 चैप्टर 1 उमैर खान लिखोगे, आपका चैप्टर आ जाएगा। तो वहां पे चैप्टर भी पढ़ सकते हो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो उसमें भी मैंने ऐसी बातें समझाई हैं। तो फिलहाल मैं एक वही एग्जाम्पल दोबारा कोट करता हूँ। आपके हाथ में आपकी मुट्ठी है, इसके अंदर 100 क्लोरीन के एटम्स हैं। अगर मैं कहूं कि इसमें 100 एटम्स हैं तो मैस क्या होगा, तो आपको कहें सर एक क्लोरीन का 35 मल्टीप्लाई बाय 100 3500 होगा। लेकिन जवाब गलत होगा। क्यों? क्योंकि उनमें से 25 वो हैं जिनका मैस 37 है और 75 वो हैं, जैसे नजर आ रहा है आपको कि 75 100 में से वो हैं जिनका मैस 35 और 100 में से 25 वो हैं जिनका मैथ 37 है। इस तरह से तो जो हमारी कैलकुलेशन है 3500, हमने तो सोचा था कि 35 के हिसाब से सोचते हैं और 100 उसके अंदर क्या है, एटम्स हैं, तो टोटल मिलाकर मैथ बनेगा 3500। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ 3500। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई ना। रॉन्ग क्यों हुई? क्योंकि हमें अबंडेंस के बारे में नहीं पता था, हमें दूसरे आइसोटोप को भी कंसीडर करना है। अब वो जो आप पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। देखो इस फार्मूला में क्या है, इस फार्मूला में आपने देखो ये दो चीजें प्लस करनी है। ये क्या है? ये मैस है और ये क्या है? उसकी अबंडेंस। फिर ये दूसरा आइसोटोप का मैस है और उसकी अबंडेंस। ये आपने इसी तरह से ही मल्टीप्लाई प्लस करना है, 100 पे डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 35.5। 35.5 जो आपके पास आ गया है, ये क्या है? ये है वो फ्रैक्शनल मैस। अब एक और आंसर आ गया, फ्रैक्शनल क्यों होता है? तो आप ये जवाब देंगे सर फ्रैक्शनल इसलिए होता है कि डिफरेंट, एक ही एटम के, सॉरी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं और उनकी परसेंटेज अबंडेंस मुख्तलिफ होती है। और इसी वजह से जब हम उस मुट्ठी में मौजूद सारे एटम्स का सही मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 35 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 35.5 से, यानी कि उसके फ्रैक्शनल एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो आंसर आएगा 100 एटम्स के मास के लिए वो दुरुस्त आएगा। तो हमें जब भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हमें क्या अपने दिमाग में रखना होता है कि हमें सही जवाब निकालना है। तो सही जवाब के लिए हमें उनको जो कम मिकदार में है 25% और वो जो ज़्यादा मिकदार में है 75% उनको कंसीडर करना होता है। ठीक है जी? तो तब जाके हम सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब आपके पास एक और जवाब आ गया कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों होता है या क्यों ज़रूरी होता है, तो आप कहेंगे ताकि हम कैलकुलेशन बिल्कुल दुरुस्त कर सकें। तो अब आपके पास मैंने 2 से 3 रीज़न बताई कि एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रैक्शनल क्यों होता है। ठीक है? तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हम जब थोड़ा-सा ज़रा वाइडर रेंज में पढ़ते हैं तो हमारे पास ए, बी, सी, डी ऑप्शंस होते हैं। तो तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो रिलेटिव होता है। यानी कि वो कार्बन 12 से मवाज़ना कर कर या उसके रिलेटिव निकाला गया होता है। तो उसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ उसके दुगना भारी हो सकती है, उसके जितना भारी हो सकती है, उसका 1 एंड हाफ भारी हो सकती है, उसका 1.75 पॉइंट्स टाइम भारी हो सकती है या हल्की हो सकती है। तो इस तरह जवाबात मुख्तलिफ होंगे। तो पहला जवाब कि वो रिलेटिव होता है। नंबर 2, दूसरा वो फ्रैक्शनल क्यों होता है? क्योंकि उसकी अबंडेंस होती है। रिलेटिव अबंडेंस उनके आइसोटोप में पाई जाती है। हर आइसोटोप को कंसीडर करना होता है, तब जाकर हम वो क्या निकालते हैं? फ्रैक्शनल। और तीसरी बात ये है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए भी फ्रैक्शनल हो सकता है। तो ये हमारे पास मैंने 3 ऐसे पॉइंट निकाले, बट इसमें से 2 पॉइंट भी आ सकते हैं, 1 पॉइंट भी आ सकता है। तो उसी तरह से ABCD का आंसर लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल नोट करते हैं। अब ये एग्जांपल क्या कहती है? इस एग्जांपल में गौर करो तो कुछ ऐसा है कि आपके पास नियॉन है। ये हमारे पास एग्जांपल भी है बुक में। अब इसमें हमारे पास एक आइसोटोप, ये दूसरा आइसोटोप
और ये तीसरा आइसोटोप है जो कि बिल तरतीब 20, 21 और 22 है। ठीक है, तो फिर वही बात आ गई, 20 की अबंडेंस बताई हुई होगी, 21 की अबंडेंस ही बताई हुई है, 22 की अबंडेंस ही बताई हुई है। तो फार्मूला को इसी तरह से ब्रैकेट्स के बाद अप्लाई किया करें, 100 पर उसको डिवाइड करें, आंसर आएगा 20.18। ठीक है, नहीं तो ये जो आपके पास आंसर आया है ये बता रहा है कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास नियॉन के लिए क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीका है कि अगर आपको सारी मालूमात नहीं है इस चीज़ के बारे में कि कितने क्या कहते हैं आइसोटोप हैं, कितनी तादाद में हैं, उनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है, फिर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ भाई आपके पास 3 आइसोटोप हैं, आइसोटोप फॉर एग्जांपल 20 उसकी अबंडेंस ये है, 22 की अबंडेंस ये है, 23 की अबंडेंस ये है, या कोई भी और आ सकता है, मतलब नियॉन के अलावा भी आ सकता है। तो उसका आंसर क्या है? अब आंसर निकालने के लिए तो आपको फुली तौर पे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या आप उसको डायरेक्टली भी देख सकते हो। अब डायरेक्टली कैसे देखोगे? यही आपका एमडी कैट का तरीकाकार होता है कि हर जगह पे आपने सारे फार्मूलाज को अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको क्विक मेथड के जरिए से उसको हल करना है। तो देखो, अगर आप गौर करो तो पहले आप देखो क्लोरीन को। अब क्लोरीन में क्या है? तो देखो, हमारे पास दो आइसोटोप हैं क्लोरीन के, एक है 35 और एक है 37। तो 35 है वो पाया जाता है 75%, तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा होता है 75.5 ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये थोड़ा सा 25% से कम होता है 25%। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो किसके करीब आएगा? जो परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा होगी 75 वाले के करीब, यानी कि 35 के करीब आंसर होगा मैथ्स के अंदर। तो जिसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा होती है ना, वही जवाब बन जाता है। देखो, 75 की परसेंटेज ज्यादा है, यानी 75 परसेंटेज ज्यादा है, और ये किसका मैथ्स है या किस मैथ्स का परसेंटेज है? 35 का। तो हमारा आंसर भी 35 के करीब आएगा। तो आपको कैलकुलेट किए बगैर भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर यही चीज हम अप्लाई करते हैं नियॉन पर, तो नियॉन के बारे में देखो, तो नियॉन का एक जो था ना वो क्या था? 90। दूसरा क्या था? 0.26। एक तीसरा क्या था? पॉइंट या 8.82। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? वो नियॉन जो नियॉन 20 है, तो इसलिए आंसर भी 20 के करीब आएगा। तो ये आपके पास है एक समझ लें एक ऐसा तरीका जिसको हम कहते हैं गैस मेथड, कि आपने गैस करना है कि किस अंदाज में आप सोचें, बगैर कैलकुलेट किए टाइम बचाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बारे में देखो, उसका जो प्रोटियम है वो 99.9 के करीब पाया जाता है। तो आंसर भी क्या आएगा? आंसर भी आएगा 1। प्रोटियम का मास होता है 1, तो आंसर भी 1। इसलिए आपको हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास मिलता है वो है ऑलमोस्ट 1, या 1.0097 या 1.008 बोलते हो, ऑलमोस्ट 1। जबकि दूसरे का 2 होता है, प्रोटियम का के अलावा ड्यूट्रियम का और ट्रीटियम का या ट्राइटियम का 3 होता है। लेकिन जवाब 1 के करीब क्यों आ रहा है? अब यहाँ पे एक रिवर्स एनालिसिस कर रहे हैं। रिवर्स एनालिसिस क्या है कि अगर आपको बताया जाए कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है 1 या 1.00 समथिंग, तो बताओ उसका कौन सा वो आइसोटोप है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? 1 वाला यानी प्रोटियम, 2 मास रखने वाला ड्यूट्रियम या ट्राइटियम। तो आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक थोड़ा सा सेंस मैंने आपको दिया रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो अब दोबारा देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाई, अगर हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है? 1.008। तो बताओ इसका वो कौन सा आइसोटोप होगा जिसका जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होगा? कहेंगे सर जिसका मास 1 होगा। और ऑक्सीजन का 15.999, यानी कि 16 रखने वाला। 18 भी होता है ऑक्सीजन का, लेकिन 16 हम ज्यादातर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली ज्यादा है, एक आइसोटोप दूसरा आइसोटोप से बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से नियॉन का भी हमने निकाल के देखा, और क्लोरीन का 35.5 या 45 क्या है? 35 के करीब है। 63.5 यानी 63 वाला ज्यादा होगा कॉपर का, और इस तरह यूरेनियम का 238 मास रखने वाला आइसोटोप सबसे ज्यादा अबंडेंट होगा। तो आप रिलेटिव एटॉमिक मास से एटॉमिक मैसेज सजेस्ट कर सकते हो या मैथ नंबर सजेस्ट कर सकते हो, और इसी तरह उलट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सेंस दी है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था सारा का सारा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी याद करनी है, जो आपकी लर्निंग बेस्ड होगी। जैसे कि हम एक बात याद करते हैं, हमारी बुक के पहले पेज
पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इसी चीज़ को आप ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो यही वैल्यू रहेगी 1.661 10⁻, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 3 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24। एंड अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो मिलीग्राम में तो अभी भी वैल्यू तकरीबन ऐसे ही रहेगी, 10⁻⁻21 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि भाई AMU को कन्वर्ट कर सकते हैं हम डिफरेंट टर्म्स में। अगर आप अपनी बुक की तरफ देखें तो मैं आपको अपनी बुक दिखा देता हूँ। अगर हम बुक के फर्स्ट पेजेस पर आते हैं, यानी जैसे मैंने कहा पेज नंबर ऑलमोस्ट 2 पर, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है आपकी हार्ड बुक के अंदर और ये सॉफ्ट बुक की कॉपी के अंदर। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ एटम में जाएंगे, पेज नंबर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ होगा वहां पे भी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हमने क्या किया, या आपके साथ एंटीटेस्ट वाले क्या करेंगे, वो बस इस किलोग्राम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि ग्राम में पूछ लेंगे या मिलीग्राम में पूछ लेंगे, तो आपने सही आंसर करना है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी रेलिवेंट टर्म्स होती हैं, अपनी बुक को रीड करते रहा करें, ये आपके एफएससी के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके पास 10⁻10 मीटर विच इज 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सिर्फ एक वैल्यू चेंज की गई है। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और है, जैसे कि मैस इन किलोग्राम्स इज ऑलवेज of an atom ranges from 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kilograms। तो ये जी आपके पास था डिफरेंट किस्म की एमसीक्यूज भी। ठीक है, फिलहाल एफएससी के एतबार से बाकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हमने पढ़ा है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, नहीं तो मेरा ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, कुछ बातें नई सीखने को मौका मिला होगा, कुछ चीजें रिवाइज हो गई होंगी और इसी तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे। बाकी आपको जो परेशानी हो, किसी किस्म का अगर कोई मसला समझ में ना रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट किया करें, मुझे बताया करें, तो उसी तरीके से हम इसको आगे की तरफ लेके चलते रहेंगे। तो अब तक के लिए नहीं जाना नहीं है कहीं, अभी जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो आपके पास लेक्चर आने वाला है उसका नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। ठीक है, और बाकी अपने चैनल का ख्याल रखा करें और दूसरों को शेयर कर दिया करें। इससे होता ये है कि उनका फ़ायदा भी हो जाता है और हमारा फ़ायदा भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।